हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 12.3 प्रारंभ करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके पास आकृति दी हुई है, अर्थात देखिए ये एक वर्ग है और देखो ये ओ इसका केंद्र दिया हुआ है और आर क्यू एक जीवा दी हुई है। अब चूंकि जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, इसलिए आर क्यू व्यास का काम करेगी। और आप देख सकते हो आपके पास ये छायांकित भाग ये है और एक देखो थोड़ा सा छायांकित भाग देखो यहां पर भी आपके पास ये वाला। तो यदि आप प्रश्न को आगे पढ़ो तो उसमें बोला गया है कि यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है, और बोला गया है कि जहां जहां भी पाई आए तो आप उसका मान 22/7 प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपको छायांकित भाग देखना है तो छायांकित भाग इस वृत्त का जो आधा भाग होगा, अर्धवृत्त होगा, उसके एक तरफ स्थित है। तो सबसे पहले तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त था इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया। अब यहां पर आप देखो आपको बोला गया कि पी क्यू आपके पास 24 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखिए पी क्यू यदि हमारे पास 24 है और देखिए पी आर आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण यदि समकोण होता है तो देखिए आपके पास जो क्यू आर है वो तो व्यास है, तो जो इधर वाला भाग है ये पूरा भाग, मैं ऐसे करके आपको बना देता हूं, ये जो पूरा भाग है एक तरीके से ये अर्धवृत्त का काम कर रहा है, क्यू से लेकर क्यू पी आर ये वृत्तीय भाग। तो इसमें देखिए यही कोण है जो आपके पास अर्धवृत्त में बना हुआ है, तो ये कोण आपके पास 90 अंश हो गया। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं कि आपको ये तो समझ में आ गया कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि कोण पी 90 अंश हो गया है। तो अब देखो पी के सामने वाली जो भुजा होगी, अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, तो क्यू आर आपको निकालना होगा बेसिकली। तो आप देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर देखो आपके पास आ जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखो पी आर सॉरी क्यू आर को तो आप ऐसे ही लिखोगे, का होल स्क्वायर आपने लिख दिया। पी आर 7 है और आपके पास देखिए पी क्यू 24 है, तो यहां पर क्यू आर की जगह पी क्यू आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। तो अब मान लगा देंगे जो जो आपको पता है, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग आपने लिख दिया। तो यहां से आप देखो आपके पास क्यू आर का होल स्क्वायर, देखो 7 का वर्ग 49 हो गया और 24 का वर्ग 576 हो गया। तो क्यू आर का वर्ग आपके पास देखो ये जोड़कर 625 आएगा। अब चूंकि आपको तो क्यू आर चाहिए होगा तो क्यू आर आपके पास देखिए 25 आ जाएगा, क्योंकि 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ गया। अब चूंकि मात्रक लिखना होगा तो सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से क्यू आर आ गया आपके पास। अब देखो जो क्यू आर है वो तो वास्तव में इस वृत्त का एक व्यास है, अर्थात व्यास आपको समझ में आ गया। व्यास आप जानते हैं 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो वो आपके पास 25 आ गया। तो इसलिए आर बराबर आपके पास 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब चूंकि आपके पास देखो आर आ गया तो आप देखो फॉर्मूले में लगा दोगे। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुणा आर की जगह आप 25/2 लगाओगे, तो 25/2 का आप होल स्क्वायर कर दो। तो देखो आ जाएगा 22 गुणा 625/7/4। तो देखो 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 बार और ये 11 हो गया। तो इस तरीके से अब आपको 11 का गुणा 625 से करना होगा। तो आपके पास देखिए आ जाएगा 11 पंजे 55, 5 हासिल का 7 और 8 6, तो 6875/7 दूनी 14 आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपने देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहां पर आप देखो इसमें आपके पास एक समकोण त्रिभुज भी है, और समकोण त्रिभुज की आपको बेसिकली सभी भुजाएं ही पता हो गई हैं, क्योंकि देखो कर्ण आपने पता कर लिया और 2 लंबवत भुजाएं जो थी पी आर और पी क्यू वो आपको पता ही थी। तो इसलिए अब हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख देते हैं।
तो आप देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा ध्यान रखें लंबवत होती है, मतलब 90 अंश का कोण बनानी चाहिए। तो देखो आपके पास बन भी रहा है। तो अगर आप आधार को पी आर मानेंगे तो ऊंचाई क्यू पी हो जाएगी, और अगर आप आधार को पी क्यू मानेंगे तो ऊंचाई पी आर हो जाएगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली आपको इन दोनों का गुणा करना होगा। तो देखो आपके पास 1/2 गुणा 7 गुणा 24 हो जाएगा। तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार हो गया। तो 12 गुणा 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आप देखो कि आपको तो जो नीले रंग से आपने छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो अब आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आप लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6875 बटे 14 माइनस 84। तो देखो अगर आप इसको थोड़ा और सरल करो तो ये आपके पास आ जाएगा 6875 माइनस, अब देखिए यहां पर आपने जो पाई आर स्क्वायर बटे 2 किया था इसमें हमने ध्यान नहीं रहा कि हमें 1/2 पहले से और भी था। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 14 के बजाय ये आपके पास 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो आपके पास 6875 बटे 28 हो जाएगा। तो जब लासापा लोगे अर्थात लासापा तो 28 आएगा, तो आपको 84 का गुणा 28 से करना होगा। तो 84 का गुणा यदि आप 28 से करेंगे तो 28 चौका 112, 2 हो गया, 11 हासिल का हो गया, और ये देखिए आपके पास 235 हो जाएगा। तो 2352 हो गया। तो देखो 6875 में से 2352 आप घटाएंगे तो ये आपके पास आ गया 3 2 5 4 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब यहां पर देखिए बात यह आ सकती है कि क्या हमें अपना उत्तर यहीं तक छोड़ देना है या फिर हमें दशमलव में अपना आंसर देना है। तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भिन्न के रूप में भी बोल सकते हैं, और चाहें तो आप इसको हल करके दशमलव के रूप में भी अपना उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 2 पर हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC 40 अंश है, और बोला गया है कि पाई का मान 22/7 आपको प्रयोग में लाना है। तो सबसे पहले तो अगर आप प्रश्न की तरफ देखेंगे तो यहां पर आप देखो आपके पास दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय अर्थात जिनका केंद्र समान हो। तो देखिए दोनों वृत्तों का केंद्र O है आपके पास। फिर बोला गया कि कोण जो AOC है वो आपके पास 40 अंश है। तो ये देखो 40 अंश का कोण हो गया, और जो ये छोटे वृत्त को कट करेगा ये जो OAC अगर आप खींचेंगे OA लाइन और OC लाइन तो BD पर कट करती है। तो अगर मान लीजिएगा कोई भी बिंदु इस पर यहां पर मान लीजिएगा F है और यहां पर कोई भी बिंदु E है मान लीजिएगा, तो सबसे पहले देखो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना जानते ही हैं, आपने प्रश्नावली 12.2 में निकालना सीखा है। तो अब जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम जो बड़े वाले वृत्त पर देखिए एक त्रिज्यखंड बनना है OAFCO, ये आपके पास त्रिज्यखंड बनना है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड OAFCO का क्षेत्रफल, अब देखो यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश इंटू थीटा। अब यहां से आप देखो कि पाई का मान तो 22/7 बोला गया है, तो अभी तो हम पाई को पाई ही रखते हैं क्योंकि देखो दूसरे वाले हमारे उसमें भी आएगा। अब देखो ये OAFCO है, आप देख सकते हैं बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्यखंड है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तो 14 है। तो ये आर का मान आप 14 का स्क्वायर लगा दीजिएगा बटे 360 अंश गुणा 40 आप कर देंगे। अब देखो 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 36 9 बार कैंसिल हो गया। तो देखो आपके पास आ जाएगा पाई बटे 9 गुणा 14 का स्क्वायर। तो अभी देखो इसको इतना ही रहने देते हैं, अभी इसको हम हल नहीं करेंगे। आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी देखिए गणना हमारी काफी आसान हो जाएगी अभी हल ना करें तो। अब देखो आपने बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात त्रिज्यखंड OBEDO का क्षेत्रफल अब आप निकालेंगे।
तो देखिए फॉर्मूला तो आपके पास वही है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। लेकिन यहां पर जो आर होगा वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या लगेगी। तो देखिए पाई को तो आप ऐसे ही रखिए, आर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आप देख सकते हो 7 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, तो आर का मान आप 7 लगा देंगे, इंटू थीटा मतलब 40 बटे 360। तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, 4 से 36 9 बार कट गया, तो आपके पास आ गया पाई बटे 9 गुणा 7 का वर्ग। तो अब देखो छायांकित भाग आपको तब मिलेगा जब आप बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे। तो इस तरीके से अब आप लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ गया बड़े वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई बटे 9 14 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल पाई बटे 9 गुणा 7 का स्क्वायर। तो देखिए हमने आपको इसलिए मना किया था क्योंकि अब आप देख सकते हैं पाई बटे 9 आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है। तो आप देखिए आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो आप चाहो तो 14 का वर्ग भी आप जानते हैं, 7 का वर्ग भी जानते हैं, और इसको ओपन करके आप सीधे सरल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कहीं भी यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ये आपने सर्वसम्मति का कक्षा 9 में पढ़ी है। तो अब हम उसका उपयोग करते हैं। तो पाई बटे 9, देखो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 माइनस 7 और यहां पर हो जाएगा 14 प्लस 7। तो आप देख सकते हो अब पाई का मान यहां पर हम लगा देंगे क्योंकि आपको पाई का मान 22 बटे 7 लगाने को बोला गया है। तो 22 बटे 7 गुणा, देखो ये 9 भी हम यहां पर लिख देते हैं, 14 में से 7 देकर आप घटाओगे तो ये 7 आ गया, और 14 में से 7 जोड़ोगे तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। तो देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 तिरका 9 और 3 सत्ते 21 आपके पास हो गया। तो आपके पास बचा है 22 गुणा 7 बटे 3, और आप थोड़ा इसको और सरल कर लेंगे तो ये आपके पास 154 बटे 3 आ जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 51 सही 1 बटे 3। अब यहां पर आप ये ध्यान दो कि आपको मात्रक लेना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप मात्रक भूल जाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो सब कुछ आपके पास जो इकाइयां हैं वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं, यहां पर भी लंबाई कहीं दी हुई है। तो इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास इकाई में सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आप चाहो तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, और चाहो तो आप मिश्र में संख्या में भी लिख सकते हो 51 सही 1 बटे 3। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। यहां पर बोला गया कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त आपके पास दिए हुए हैं, और फिर आपको बोला गया है कि पाई का मान जहां भी जरूरत होगी आप 22 बटे 7 वहां पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पर ये जो ABCD है वो 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है, अर्थात ये सब भुजाएं आपके पास 14 सेंटीमीटर हैं, तो ये भी आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप ये देखो आपके पास ये वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये ऊपर जो AB वाली भुजा है ये भी आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप एक बात को गौर करो, तो आपको बोला गया कि APD और BPC मतलब देखो ये वाला और ये भाग ये आपके पास अर्धवृत्त दिए हुए हैं। अगर अर्धवृत्त दिए हुए हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर इनका केंद्र कहीं होना चाहिए, ये इनके केंद्र हो जाएंगे। मान लीजिएगा मैं इसको O1 बोल देता हूं और इसको O2 बोल देता हूं। अब एक बात आप ये भी देख पा रहे हैं कि एक तरीके से आपको दोनों अर्धवृत्तों के व्यास दिए हुए हैं जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो आपने व्यास देखा वो आपके पास 14 सेंटीमीटर पता लगा, तो इसलिए आपके पास जो त्रिज्या आएगी वो आपके पास 14 बटे 2 अर्थात 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहां से आप ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम APD वाले अर्धवृत्त के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये तो BPC वाले अर्धवृत्त के लिए भी बिल्कुल समान ही रहेगा। तो अब देखिए इसलिए अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त APD का यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चूंकि अर्धवृत्त का निकाल लो आप 2 से भाग दे दोगे। तो यहां से आप देखो आपके पास हो जाएगा पाई आर की जगह आप 7 सेंटीमीटर लगा दोगे, तो 7 का वर्ग बटे 2 आपके पास हो गया। तो ये देखो 49 पाई बटे 2 आपके पास
आ जाएगा। अब ये देखो, आपने एक अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल तो आपने निकाल दिया, अब हम बीपीसी वाले अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल, अब ये देखिए आप दोनों अर्धवृत्तों में त्रिज्याएं तो समान ही है, तो इसका मतलब वही क्षेत्रफल यहां पर आएगा जो एपीडी का है। अगर आप चाहते हैं अलग से निकालना तो अलग से भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, और आर का मान आप 7 लगाओगे, तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 49 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपने ये देख लिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त बीपीसी, इन दोनों का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, बराबर आए हैं आपके पास। तो यहां से अब ये देखो, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग आपके पास कब बचेगा? आप देखो पहले आप वृत्त का पूरा भाग देखें और उसमें से 2 अर्धवृत्त यदि घटा दे तो आपके पास यही छायांकित भाग केवल बचता है। तो अब आप वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल अर्थात भुजा का वर्ग आप जानते हैं, तो 14 का स्क्वायर अर्थात 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब बात आती है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आपके पास आएगा वो आएगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल। क्योंकि आप देखो, आप इस पूरे वर्ग में से आप अगर अर्धवृत्त एपीडी और अर्धवृत्त बीपीसी हटा दोगे तो आपके पास ये जो हरा वाला भाग है छायांकित भाग, वही केवल बचेगा। तो इस तरीके से आपने इसको यहां पर लिख दिया है। अब देखिए वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल तो आपने अभी निकाला जो कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपने 196 लिख दिया, मात्रक हम बाद में सबका लिख देंगे। अब देखिए अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल आप देख सकते हो 49 पाई बटे 2 है, और बीपीसी का क्षेत्रफल भी 49 पाई बटे 2 है। तो यहां से आप देखो 49 पाई बटे 2 माइनस 49 पाई बटे 2 आपके पास देखो आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि 196, अब देखो इन दोनों में माइनस आ रहा है तो आपने माइनस उभयनिष्ठ ले लिया, तो उभयनिष्ठ लिया माइनस 49 पाई बटे 2 प्लस 49 पाई बटे 2, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए आपके पास हो जाएगा 196 माइनस, देखो 49 और 49 98 पाई बटे 2 आ जाएगा, और 2 से अगर आप 98 को कैंसिल करेंगे तो 49 बार कैंसिल ये आपके पास हो जाएगा। तो ये देखिए 196 माइनस 49, अब ये पाई जो बचा है इसका मान अब आप लगा सकते हैं 22/7। तो ध्यान रखें पाई का मान सबसे अंत में लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम पाई का मान स्टार्टिंग में लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अधिकतर केसों में आपके पास अगर आप पाई का मान सबसे अंत में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब आपके पास बचेगा 196 माइनस 7 गुणा 22 बचा है, 7 गुणा 22 तो आप पढ़ना जानते ही हैं 22 का 154 होता है। तो 196 में से यदि आप 154 घटाएंगे तो आपके पास ये 42 आ जाएगा, और मात्रक आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया जो कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 42 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आया है। अब देखो प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम आए, तो यहां पर आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। और आगे आपको बोला गया है कि पाई का मान जहां भी जरूरत पड़ेगी आप 22/7 वहां पर प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो ये छायांकित भाग ये वाला भी है और ये वाला भी है। छायांकित मतलब जिसको रंग रखा है, यहाँ पर इन्होंने रंग भर दिया है जहां पर। तो आपको दोनों भागों का क्षेत्रफल एक तरीके से मिलाकर बताना है, आंसर क्या आएगा। फिर आपको बोला गया कि देखिए जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज OAB, ये एक 12 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। तो देखो ये 12 सेंटीमीटर वाली भुजा हो गई, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो आप जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अब भुजा आपके पास 12 है, तो देखो √3/4 गुणा
भुजा आप 12 का वर्ग यहाँ पर कर देंगे, तो देखो √3/4 और 12 का वर्ग करोगे तो 144 आ जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर देखिए 4 से 144 को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 36 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल तो आपने आसानी से निकाल लिया, 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब यहां पर आप देखो कि आपने त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मतलब ये हरा वाला पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब बात आती है कि आपको अब इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए अगर हम इस वृत्तीय भाग को पूरा एक कर दें यहां पर, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा पूरा। अब यहां पर आप देखो कि आप जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के सभी जो कोण होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। तो देखो ये कोण भी 60 अंश का हो गया, ये कोण भी आपके पास 60 अंश का आएगा और ये कोण भी आपके पास 60 अंश का आएगा। तो अगर हम इन बिंदुओं को बिंदु C, D और यहां पर कहीं भी बिंदु E बोल दें तो त्रिज्यखंड आपको एक OCEDO दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड OCEDO का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए आपने फॉर्मूला सीखा था πr²/360 गुणा थीटा। तो अब ये देखो पाई का मान तो आप अभी तो केवल पाई रखिए, बाद में हम लगाएंगे। अब देखो r² है, अब देखना पड़ेगा r जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब जिस वृत्तीय चाप का ये भाग है उस वृत्त की त्रिज्या। तो देखो ये 6 है आपके पास वृत्त की त्रिज्या, तो ये 6 का स्क्वायर आपने कर दिया बटे 360 गुणा थीटा आपके पास 60 है। तो देखो 60 से ये 360 आपके पास 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा पाई गुणा 36/6। देखो 6 से ये 36 भी 6 बार कैंसिल हो गया, तो 6 पाई आपके पास बच गया और ये वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो आपने देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब यहां पर हम देखिए इस संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप समझिए एक जो लाल वाला भाग है आपके पास उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं क्योंकि आपको लाल वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। भले ये छायांकित भाग में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो लाल वाले भाग का क्षेत्रफल आप लिख देंगे। अब देखिए जो लाल वाला भाग है वो तो आपके पास आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि अभी आपने निकाला। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है πr²। तो देखो पाई r आपके पास 6 है का स्क्वायर माइनस ये देखो आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने 6 पाई निकाल ही लिया। तो देखिए ये 6 का स्क्वायर मतलब 36 पाई हो गया माइनस 6 पाई, अर्थात ये आपके पास 30 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब देखो 30 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपके पास ये आ गया लाल वाले भाग का क्षेत्रफल। अब आपको केवल हरे वाले भाग का क्षेत्रफल जोड़ देना है इसमें, और हरा वाला भाग क्या है आपके पास त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसलिए देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था छायांकित का मतलब होता है जहां जहां रंग भरा हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस जो लाल वाला भाग है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं आपके पास आया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर तो सबसे अंत में हम लिखेंगे, मात्रक है, अभी तो केवल हम गणना करेंगे। प्लस अब देखो लाल वाले भाग का क्षेत्रफल लिखोगे तो वो आपके पास 30 पाई आया है, और अब आप पाई का मान लगा देंगे 22/7। तो देखिए 36√3 प्लस यह आ जाएगा 30 गुणा 22/7। तो यहां से आप देखो 7 कैसे भी कैंसिल तो नहीं होगा किसी से भी, तो आप केवल गुणा कर दीजिएगा जो जो गुणा आपके पास हो सकता है। तो आपके पास आ जाएगा 660/7 ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि क्या हम इसको ऐसे ही रहने देंगे या इसको थोड़ा और सरल करेंगे। तो देखो आपको प्रश्न में कहीं भी नहीं बोला गया कि आप √3 का मान क्या लेंगे। अगर बोला जाता कि √3 का मान जहां जहां आए आप वहां जैसा प्रश्न में बोला गया उतना ले लें तो आप मान रखकर वैल्यू निकालते हैं, लेकिन चूंकि आपने देखा बोला ही नहीं गया तो आप इसको ऐसे रहने देंगे। और दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो √3 एक अपरमेय संख्या होती है, तो 36√3 भी एक अपरमेय संख्या हो गई, और देखो 660/7 परमेय संख्या होती है, तो आप इनको जोड़ ही नहीं सकते जब तक आप √3 का मान कुछ नहीं लगाएंगे। तो
इसका मतलब अब आपको इसको ऐसे ही रहने देना है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। फिर आगे आपको बोला गया है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जहां जहां पाई आए वहां वहां आप 22/7 प्रयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस आकृति को समझ लें तो देखिए आपके पास ये एक वर्ग है, भुजा जिसकी ए बी बी सी सी डी और ए डी है। तो वर्ग ए बी सी डी, सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसकी भुजा का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर आप कर दोगे तो आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपने देखो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहां से आप देखो आपको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग मतलब ये वाला, देखो आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा लाल, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और अगर छात्रों को संदेह होगा कि यहाँ छायांकित तो लिखा ही नहीं है, यहाँ तो शेष भाग लिखा हुआ है, तो आप ऐसे सोचिए कि इस पूरे वर्ग में से आपने देखो ये वाला किनारे के जो 4 टुकड़े हैं इनको हटा दिया और देखो बीच में से एक वृत्त हटा दिया, तो आपके पास यही भाग तो बचा जो लाल रंग से हो रहा है। तो बेसिकली आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप ये देखो कि वर्ग में जो कोण होते हैं सभी वो 90 अंश के होते हैं। तो ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, ये कोण डी भी 90 अंश है और कोण सी भी 90 अंश है। और ये बेसिकली एक वर्ग के 4 टुकड़े हैं। तो अब देखिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं। अब यहां पर होता है कि चतुर्थांश क्या होता है, तो ये देखो हमने वैसे आपको 12.2 एक्सरसाइज में बता चुके हैं, यहां पर हम एक बार और बताते हैं। चतुर्थांश होता है 1/4 भाग। तो देखो अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो हमने आपको वहां बताया था कि अगर एक वृत्त आपके पास दिया हुआ है, देखिए इसके 4 भाग हो सकते हैं बराबर बराबर कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे तो आपके पास देखो ये भी 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का कोण, ये भी। तो किसी भी वृत्त में आप देख रहे हो अगर बराबर भाग करोगे तो 4 चतुर्थांश आपके पास बनेंगे। अगर 4 चतुर्थांश बनेंगे तो अगर आप उन सबको आपस में जोड़ दोगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो आप देख रहे हो आपके पास 4 चतुर्थांश बनने, इसका मतलब पूरा वृत्त बनना है। तो आप देखो आपके पास ये एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हो। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये देखिए भले ही मैंने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है, लेकिन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए हुआ है क्योंकि 4 चतुर्थांश है, तो चारों चतुर्थांश मिला के तो एक वृत्त ही बनाएंगे। तो अब देखिए पाई का मान आपको बोला गया कि 22/7 प्रयोग में ला सकते हैं, गुणा आर। देखिए आर का मतलब होता है त्रिज्या, तो देखो त्रिज्या तो यही होगी, ये सब त्रिज्या ही होंगी। तो आपको बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश हैं ये सब। इसका मतलब आर आपके पास यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर आप कर दोगे तो ये 22/7 आपके पास आ जाएगा और ये वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक हो गया। तो आपने चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लिया जो 4 चतुर्थांश आपको दिखाई दे रहे थे। फिर बोला गया कि जो 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है वो बीच में आपके पास बना हुआ है। तो देखो 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है, इसका मतलब ये जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कहीं भी केंद्र होगा, मान लीजिएगा बिंदु O है। तो देखो 2 सेंटीमीटर ही कंप्लीट है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो होगी वो 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आप जो अंदर वृत्त आपके पास बनना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त आप समझ गए, संपूर्ण वृत्त आपके पास जो ये बन रहा है इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो देखो वो आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर, और यहां पर देखो आर तो 1 ही है, तो पाई आपके पास 22/7 गुणा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अर्थात 22/7 ही आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपने देखो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। अब जब सब कुछ क्षेत्रफल आपने निकाल दिए हैं तो आपको देखो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना था, अर्थात ये जो नारंगी रंग से जो हमने दर्शाया हुआ है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शेष अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल जो कि वर्ग ABCD था आपके पास, माइनस, अब देखो
उस बाहरी भाग में से आपको चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल भी हटाना होगा, तो माइनस चारों चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है का क्षेत्रफल, और फिर अंत में आपको जो अंदर वाला वृत्त है उसको भी हटाना होगा, तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखो, जब आपने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर, एक तरीके से फॉर्मूला बना लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, और ये सब अलग अलग आपने निकाल चुके हैं। तो देखिए ABCD जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल तो 16 था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 16 माइनस, देखो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आपके पास ये आया था, देखो 22/7, माइनस देखो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप करोगे वो भी आपके पास 22/7 आया था। तो यहां से आप देखो, अगर आप लासापा लोगे तो लासापा तो 7 आ जाएगा, तो देखो ये 16 गुणा 7 112 माइनस 22 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 112 माइनस 44/7। तो अब आप थोड़ा इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 8 6 अर्थात 68/7। तो आप चाहो तो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर अपना उत्तर दे सकते हो, या अगर आप मिश्रित परमीय संख्याओं में लिखना चाहोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 9 सही 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसमें से कोई भी उत्तर अपना दे सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हैं। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को यहां पर हम पढ़ते हैं। बोला गया कि एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं। फिर आपको बोला गया है कि इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा पाई का मान जहां भी जरूरत पड़े आप 22/7 प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस आकृति को यदि समझ लें तो देखिए ये आपके पास एक वृत्त है, और बोला गया है कि जो वृत्त है वो एक मेजपोश है एक तरीके से, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपके पास वृत्त की त्रिज्या तो समझ में आ गई, जो कि 32 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अब आपको जब वृत्त की त्रिज्या समझ में आ गई तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि अब आपको त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल अगर आप घटा देंगे तो आपके पास देखो इस वृत्त में से अगर आप ABC को छोड़ते हुए बोला गया है ना, इसका मतलब आप ये हटा देंगे तो आपके पास देखो ये वाला भाग रह जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं, जिसको मैं पीले से दर्शा रहा हूं, क्योंकि छात्रों को इसमें थोड़ा समझने में आसानी नहीं होती, क्योंकि वो चित्र कुछ ऐसा बना हुआ है। तो यहां पर देखो ये जो पीले से भाग है आपके पास, आप देख सकते हैं आपके पास ये भाग बनेगा पीले से। तो आपको देखो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये सब जो पीले से बचा हुआ है, क्योंकि यदि आप इस वृत्त में से ABC जो त्रिभुज है आपके पास इसको हटाएंगे तो आपके पास यही वाला भाग बचेंगे जो पीले से मैं अभी आपके पास बना रहा हूं। इसी तरीके से देखो यहां पर भी बनेंगे आपके पास, तो ये भी देखो आपने पीले से कर दिया। तो आपको ये जो पीले से मैंने भाग दर्शाया उसका एक तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि डिजाइन तो केवल वही बचेगी त्रिभुज ABC को छोड़ने के बाद, अर्थात हटाने के बाद। तो अब मेन मुद्दा आता है कि आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। अब चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज ABC तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल तो √3/4 गुणा भुजा का वर्ग हो गया, अर्थात कोई भुजा चाहिए होगी। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर भुजा कहीं भी आपको दी हुई नहीं है प्रश्न में, तो वो भुजा अब आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम भुजा निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप जानते हैं कि यदि हम किसी भी समबाहु त्रिभुज में, तो देखिए अभी मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं किसी भी, तो अब मैं इससे थोड़ा अलग हटके एक चित्र बना लेता हूं। तो देखिए ये आपके पास मान लीजिएगा एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये देखो कि ये आपके पास मान लीजिएगा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर आप इस त्रिभुज में देखें तो अगर आप एक लंब डालें A से भुजा BC पर, तो ये देखो ये आपके पास 90 अंश हो गया। और यहां से अब ये देखो कि ये आपके पास इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाई जाएगी, बिंदु D अगर हमने लिख दिया तो AD इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो देखो आप जानते हो कि सभी जो कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज के वो 60 अंश के होते हैं। तो देखो ये 60 अंश हो गया, ये भी 60 अंश हो गया,
ये कोण ए पूरा 60 अंश हो गया, लेकिन चूंकि ये 90 अंश हो जाएगा तो अब ये आपके पास 30 अंश हो जाएगा। तो यहां से अब ये देखो, आपको कैसे भी या तो AD मिल जाए या BD मिल जाए, मतलब कोई भी एक दूरी मिल जाए, तो आप आसानी से यहां पर इसकी वो निकाल सकते हैं कि भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जानते हो कि जो त्रिभुज का केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां से सबसे पहले देखो, अगर इस त्रिभुज का केंद्रक जो है तो वो तो वृत्त का जो केंद्र होगा वही हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं इस प्रश्न में देखूं तो अगर आपने ए से लंब डाला BC वाली भुजा पर, तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से आएगा लंब, और जो केंद्रक होगा वो त्रिभुज का केंद्रक, या हम बोल सकते हैं वृत्त का केंद्र, ये एक ही पॉइंट होते हैं। ये 90 अंश हो गया, ये मान लीजिएगा बिंदु D हो गया। तो ये 60 अंश मैंने आपको बताया, ये 90 अंश बता ही दिया, और ये आपके पास 30 अंश बचा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक, अब देखो आप जानते हो ये भी कि जो बिंदु D होता है वो तो BC का मध्य बिंदु होता है, अर्थात जो AD होगी वो एक तरीके से माध्यिका का भी काम करेगी। तो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, ये आपने पढ़ा ही है। तो अगर ये अंतः विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप AO वाली दूरी निकालें बटे OD वाली दूरी निकालें तो ये 2:1 के अनुपात में आपके पास आती है। तो देखो O चूंकि केंद्र है इस वृत्त का भी, तो OA तो त्रिज्या हो जाएगी बेसिकली। तो त्रिज्या आप देखो आपके पास 32 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 32 बटे OD बराबर 2/1 हो गया। तो इस तरीके से आप देखो OD आपके पास ये 32/2 अर्थात 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब चूंकि OD आपके पास 16 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात देखो AD जो होगा तो अर्थात पूरी माध्यिका की लंबाई वो आपके पास AO प्लस OD हो जाएगी। तो देखो 32 प्लस 16 अर्थात ये आपके पास 48 सेंटीमीटर हो गई। तो ये आपने माध्यिका की लंबाई निकाल ली, जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। और फिर देखो आप जानते हो कि अगर मान लीजिएगा ये वाली भुजा आपके पास A है, तो BD जो होगी वो A/2 हो जाएगी, क्योंकि BC तो A हो जाएगी लेकिन BD तो उसका मध्य भाग है, तो ये A/2 हो गई। AD आप पहले ही निकाल चुके 48 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABD आप देख सकते हैं ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो मकसद है आपका AB वाली भुजा निकालना। तो आप जानते हो कर्ण आपके पास AB वाली भुजा हो गई, AB का स्क्वायर बराबर लंब अर्थात AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात BD का स्क्वायर। तो देखो अगर AB आपने A मान लिया तो देखो A का स्क्वायर बराबर AD आप निकाल चुके हैं 48, तो ये आपके पास 48 का स्क्वायर आएगा। तो ध्यान रखें वर्ग आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप गुणा करके निकालेंगे, प्लस ये आपने 48 का स्क्वायर कर दिया 2304, और BD का स्क्वायर करोगे मतलब A/2 का स्क्वायर करोगे तो ये A²/4 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से देखो ये आपके पास A² माइनस A²/4 आ जाएगा 2304 के बराबर। तो देखिए ये 3A²/4 आपके पास 2304 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास A² आ जाएगा 2304 गुणा 4/3। अब चूंकि आपको तो भुजा निकालनी है अर्थात A निकालना है, तो ये जो A आएगा इसका वर्गमूल लेंगे। तो देखो 2304 का वर्गमूल तो 48 आ गया, 4 का वर्गमूल आपके पास 2 आ जाएगा, और 3 का वर्गमूल जो कि हर में है उसका वर्गमूल आपके पास √3 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 48 को आप लिख सकते हो 16 गुणा √3 गुणा √3 गुणा 2/√3। देखो एक √3 से ये आपने कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास जो स्मॉल a है वो आ जाएगा 32√3। स्मॉल a मतलब भुजा है किसकी, समबाहु त्रिभुज ABC की। तो देखिए मेन मकसद था आपका भुजा निकालना, अब चूंकि आपने भुजा निकाल ली तो देखिए अब ये प्रश्न काफी आसान हो जाएगा। तो अब चूंकि भुजा आपने निकाल ली इसलिए अब आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपके पास होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो देखिए √3/4 भुजा है 32 √3 गुणा 32 √3 ही हो जाएगा आपके पास। तो देखो 4 से ये 32 8 बार कैंसिल हो गया, तो √3 गुणा देखो √3 गुणा √3 ये तो आपके पास 3 आ गया, और 8 का गुणा अब आप 32 से कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये 25 अर्थात 256 आ गया।
तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास ये हो जाएगा 768 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखा आपने इस तरीके से देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है जो आपके पास ये था। अब आप इस वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हम देखो यहां पर निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई गुणा आर अर्थात 32 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1024 आ गया। तो 1024 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपके पास ये आ चुका है। तो अब देखिए आप जब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल, या देखिए जो मैंने पीले रंग से छायांकित कर दिया है तो मैं लिख सकता हूं छायांकित भाग का, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो तो आपके पास तब बनेगा जब आप इस पूरे वृत्त में से त्रिभुज एबीसी छोड़ देंगे अर्थात हटा देंगे। तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 1024 पाई माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 768 √3 हो गया। अब यहां पर हम पाई का मान लगा देते हैं 22/7, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है पाई का मान 22/7 प्रयोग करिए। तो 1024 गुणा 22/7 माइनस 768 √3 आपके पास ये हो गया। तो यहां से आप देखिए 7 से कैंसिल तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें 22 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 चौक 88, 8 हासिल का 2 5 22/7 माइनस 768 √3। तो देखिए आप चाहें तो इसको इतना भी लिखा रहने दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास आपका उत्तर हो जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर छात्रों को संदेह हो सकता है कि क्या हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए √3 का मान तो प्रश्न में दिया ही नहीं था, तो आप इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। इसको आप कहीं भी गणना में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3 अपरमेय तो ये पूरी संख्या अपरमेय बन गई, ये परमेय है। आप इसमें केवल सरल कर सकते हैं कि 7 से भाग देते तो दशमलव में आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही उत्तर ही हो जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 7 को हम हल करेंगे। आपको यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। फिर बोला गया है कि A, B, C और D को केंद्र माने। तो 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। फिर आगे आपको बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो छायांकित भाग है, मैं इसको पीले से समझा देता हूं कि कौन सा भाग है आपके पास छायांकित। ये आपके पास देखिए एक छायांकित भाग है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि ये छायांकित भाग ये है जो आप देख सकते हैं, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हम इस प्रश्न को समझें इस आकृति के द्वारा, तो ABCD एक 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। तो देख सकते हैं ये आपके पास पूरा 14 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा इसी तरीके से 14 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये वर्ग बोला गया। फिर बोला गया कि A को केंद्र माना है, B को केंद्र माना है, C को केंद्र माना है, D को केंद्र माना है, और 4 वृत्त खींच दिए गए। तो आप देख सकते हैं, और ये वृत्त इस तरीके से खींचे गए हैं कि जो प्रत्येक वृत्त है, जैसे मान लीजिएगा A को केंद्र मानकर आपने एक वृत्त ये वाला बनाया, तो ये वृत्त देखिए जो बाकी 3 में है उनमें से 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। देखो जैसे B वाले वृत्त को कर रहा है और D वाले वृत्त को कर रहा है, C को नहीं कर रहा है, लेकिन 2 को तो कर ही रहा है। तो उसने यही बोला है प्रश्न में कि 2 वृत्तों को कर रहा है बाह्य रूप से स्पर्श, ऐसा प्रत्येक वृत्त कर रहा है। तो आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया। तो छायांकित भाग आप देख सकते हैं आपके पास ये वाला भाग है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं, तो देखिए ये जो भाग है अंदर वाला, ये आपको ये वाला भाग, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप जानते हैं जब ऐसा आपके पास है तो ये जो भुजा है ये 7 होना चाहिए और ये भी 7 होना चाहिए। अब ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि टोटल 14 है। अगर ऐसा सबको स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि इन सबकी त्रिज्याएं भी समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी 7 होना चाहिए और ये भी 7 होना चाहिए। तो जब आपको इतना पता लग गया तो आपको ये समझ में आ गया कि चारों जो चतुर्भुज हैं, सॉरी जो चारों वृत्त हैं, उन सबकी त्रिज्याएं आपके पास 7 सेंटीमीटर हैं। अब यहां से ये देखो कि आप जानते हो कि ये जो होगा वो तो 90 अंश बनाएगा, क्योंकि वृत्त की भुजाएं 90 अंश बनाती हैं एक दूसरे से कोण। तो इसका मतलब आपको
ये 4 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। तो आप सबसे पहले तो यहां पर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो देखो आप देखो चारों चतुर्थांश है, मतलब चारों चतुर्थांश को मिला के तो एक वृत्त बनता है, आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक तरीके से आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर आप कर दोगे और उस वृत्त की त्रिज्या यही सब होंगी, जैसे 7 हो गई सब वृत्तों की त्रिज्या, तो पाई गुणा 7 का वर्ग आपके पास हो गया, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 49। अब आप पाई का मान लगा देंगे, तो 22/7 गुणा 49 हो गया, तो 7 से 49 ये 7 बार कैंसिल हो गया, तो 22 गुणा 7 आपके पास देखो बच गया। अब आप 22 का 7 से गुणा करेंगे तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखो इन जो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमने निकाला है, इसको हम एक तरीके से और निकाल देते हैं, या आंसर देखिए सेम आएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ छात्रों को संदेह होगा कि आखिर वो कैसे एक वृत्त बन गया, तो वो इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से करे जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये देखो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों चतुर्थांश हैं हुबहू एक जैसे, तो आप एक का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें 4 का गुणा कर दो, ये आपके पास आ गया। अब देखो जो चतुर्थांश है वो तो है तो एक वृत्त का ही भाग, अर्थात वृत्त का एक त्रिज्यखंड की तरह ही तो काम कर रहा है, तो 4 गुणा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा आपके पास हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यही होता है आपके पास। अब आप देखिए 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 आप जानते ही हैं, तो 7 का वर्ग बटे 360 गुणा देखो थीटा आपके पास 90 है, क्योंकि सब जगह चतुर्थांश में 90 अंश का कोण बना रहा है, आप देख सकते हो ये 90 अंश है हर जगह, तो ये आपने 90 लिख दिया। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 से ये 36 4 बार कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास बचेगा 22 गुणा 7 का स्क्वायर है, तो आप इसको 7 गुणा 7 लिख सकते हैं बटे 7, तो देखो ये आपके पास 154 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से निकालें वो आपका उत्तर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो 154 सेंटीमीटर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। अब आप वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। अब किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि भुजा का वर्ग होता है, तो यहां पर आप देखो 14 का स्क्वायर आप कर दोगे, क्योंकि भुजा तो 14 है इस वर्ग की, तो ये 196 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से आप देखो जब ये 196 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, आपको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए अब आप वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे तो 196, इसमें से आप देखिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वो 154 आपके पास आया है, तो 154 आप घटा देंगे तो ये आपके पास देखो 42 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 8 को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोली गई है कि दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ अर्थात रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास ये एक रेसिंग ट्रैक है, आप देख सकते हैं बाएं सिरा आपके पास ये हो गया और दाएं सिरा ये हो गया, तो ये अर्धवृत्ताकार आपको बताए गए हैं। फिर बोला गया है कि प्रश्नानुसार दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी आपको देखो दी गई है, तो आप देख सकते हैं दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड दिए हुए हैं। तो देखिए आंतरिक तो आपके पास एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा ये हो जाएगी, तो ये समांतर है, तो इनके बीच की दूरी आप देख सकते हैं 60 मीटर आपको दी हुई है। फिर बोला गया कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई दी हुई है, तो आप देखो प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर दी हुई है। और आगे बोला गया है कि यदि यह पथ आपके पास चौड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं ये जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, इसका मतलब ये सभी दूरियां ये जो होंगी वो सब 10 मीटर आपके पास हो जाएंगी। जैसे मान लीजिएगा अगर आप ये भी देखेंगे तो वो भी 10 मीटर आएगा। तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए ज्ञात करने को बोला गया है, और आप देखिए सबसे पहला वाला भाग है आपके पास कि आपको पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश
एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले भाग को हम हल करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर आपको बोला गया है कि आंतरिक किनारों के अनुदेश आपको चलना है। तो आंतरिक किनारे मतलब आपको देखो ये वाली जो दूरी आपको बतानी है, मतलब ये जब आप इस ट्रैक पर चल रहे हैं आंतरिक ट्रैक तो यही होगा, तो ये आपके पास ये पूरा बन जाएगा। आप देख सकते हैं मैं लाल रंग की पेन से आपको समझा रहा हूं। तो ये दूरी आपको बतानी है एक तरीके से कि आखिर ये कितनी दूरी है। तो अब उसमें सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी एक लाइन हम खींच देते हैं। अब इस लाइन को हम समझ लेते हैं कि आखिर हमने ये लाइन ऐसी क्यों खींची है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको बोला गया था कि ये जो आपके पास वृत्त हैं ये अर्धवृत्ताकार हैं, जो बायां सिरा है और ये दायां सिरा, अर्थात ये अर्धवृत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्धवृत्त का केंद्र यहां पर कहीं आएगा और इस अर्धवृत्त का केंद्र यहां पर कहीं आएगा। अब आप ये देखिए कि आपको ये दूरी निकालनी होगी सबसे पहले। तो यहां पर अगर हम पहले वाले भाग को देखें तो कुल चली गई दूरी आप ये निकाल रहे हैं। अब देखिए कुल चली गई दूरी अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो इस अर्धवृत्त की परिधि होगी वो आपको निकालनी होगी। तो देखिए अब यहां से आप देखो कि अगर ये आपके पास 60 है तो ये भी आपके पास यहां से 60 हो गई, तो अर्थात व्यास आपके पास 60 हो गया, क्योंकि व्यास तो ये दूरी हो गई, ये 60 हो गई, तो ये त्रिज्या जो होगी वो आपके पास 30 हो जाएगी। तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरे वृत्त की परिधि होती है, लेकिन आपको तो अर्धवृत्त की निकालनी थी इसलिए आपने बटे 2 कर दिया। प्लस अब ये देखो आपके पास 106 मीटर चला गया है, तो देखो यहां से लेकर अगर हम यहां तक चलेंगे अब तो ये 106 मीटर आ गया। प्लस अब देखो फिर आपको अर्धवृत्त की ये परिधि निकालनी होगी, ये वाली देखिए, तो यहां से लेकर यहां तक आप आ गए, तो आप फिर दोबारा कर देंगे 2 पाई आर बटे 2 प्लस, और फिर आपको देखिए अंत में यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी होगी, अर्थात जो आपके पास रेखाखंड की लंबाई है तो वो आपके पास 106 आ जाएगी। अब देखिए हम यहां पर आर का मान लगा देते हैं 30। तो देखो 2 से तो 2 हमने कैंसिल कर दिया, यहां भी हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो अब आप देखिए आपके पास आ जाएगा पाई आर बचा और यहां पर भी पाई आर बचा, अर्थात 2 पाई आर प्लस 106 और 106 मिलकर आपके पास 212 हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान आपको बाद में बोल दिया गया है कि आप 22/7 प्रयोग में ला सकते हैं, और आर का मान आपके पास देखो 30 आ जाएगा प्लस 212 आपके पास ये आ गया। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सरल करो तो देखो 22 का गुणा अगर आप 30 से करोगे तो आपके पास 660 आ जाएगा, और 2 से गुणा करोगे तो आपके पास 1320/7 ये आ गया प्लस 212 आ गया। अब आप लासापा ले लीजिएगा, तो लासापा लेंगे तो देखिए वो तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब देखो ये आपके पास 1320 चल ही रहा है, अब यहां पर 212 गुणा 7 आपको करना होगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1484, और फिर हम इसको देखिए जोड़ देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2804/7। तो या तो आप इतना रहना चाहें तो इतना रहने दीजिएगा, अगर आप मिश्रित भिन्न में लिखना चाहते हैं तो मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। देखिए 400 सही 4/7, और अब देखिए आपके पास हर जगह मात्रक आप देख सकते हैं, लंबाइयों के मात्रक हर जगह मीटर दिए हुए हैं, तो ये आपके पास जो चली गई दूरी आएगी वो भी आपके पास मीटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखो पहला वाला भाग तो इस प्रश्न का आसानी से हल कर लिया कि आपके पास जो चली गई दूरी होगी आंतरिक रेसिंग ट्रैक को चलने में वो 2804/7 मीटर आ जाएगी। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर चलते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि आपको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो पथ तो आपके पास ये देखो जैसे रेखांकित भाग में आप देख पा रहे हैं गुलाबी रंग से जो है वो बेसिकली आपको बताना है। तो चलिए हम दूसरे वाले भाग को अब हल करेंगे। तो पथ का क्षेत्रफल लिखेंगे अब हम। अब देखो पथ का क्षेत्रफल लिखने के लिए सबसे पहले हम इस वाले भाग का, अर्थात देखो जो अर्धवृत्त है आपके पास
इस वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जो मैं अभी देखो आपको सामने ये बना रहा हूं। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले आप बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे माइनस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर दोगे। तो देखो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर टू स्क्वायर बोल देते हैं इसे हम, माइनस पाई आर वन स्क्वायर। बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ गया और छोटे वाले का पाई आर वन स्क्वायर बटे 2 आ गया, प्लस अब इसी तरीके से आप देखिए, अब हम इस जो रेखाखंड है देखो ये वाला जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब ये देखो आपके पास ये है 60, 10 मीटर चौड़ाई थी, तो इसका मतलब ये बड़ी जो आएगी आपके पास वो आपके पास 80 आ जाएगा। तो अगर हम पूरे इस आयत का क्षेत्रफल एक तरीके से निकालें, जो खोखला आयत है बेसिकली, तो देखो आपके पास हो जाएगा, ये देखो लंबाई तो 106 है और जो चौड़ाई होगी बड़े वाले आयत की वो 80 हो जाएगी, क्योंकि 60 और 10 चौड़ाई इधर उधर हो जाएगी। तो आपके पास हो जाएगा 106 गुणा 80 माइनस, अब देखिए छोटे वाले आयत की अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई तो 106 मीटर ही रहेगी, लेकिन अब जो चौड़ाई होगी वो केवल 60 मीटर ही आपके पास आएगी। तो आप लिख सकते हैं 106 गुणा 60। तो आपने देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। और अब आप देखिए ये दूसरा वाला जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, अर्थात देखिए ये वाला जो क्षेत्रफल है आपके पास, आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर बटे 2। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब यहां से आप देखो कि R2 और R1 आपको पता होना चाहिए। तो R2 आप देखो, R2 मतलब बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो देखिए बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखिए ये 30 है, ये चौड़ाई आप जानते हैं 10 है, तो बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या आपके पास 40 हो जाएगी और छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 हो जाएगी। अर्थात R2 हर जगह आप 40 लगा दोगे और R1 को हर जगह आप 30 लगा दोगे। तो देखो पाई बटे 2 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये आपके पास आ जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, प्लस देखो 106 आपके पास यहां से उभयनिष्ठ आ गया, 80 माइनस 60 हो गया। तो देखो एक बात को आप गौर करें कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल हमने लिख दिया और केवल हमें गणना करने से मतलब रह गया। ध्यान रखें आपको गणना कम से कम करनी पड़े या आसान हो जाए ऐसा भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो सब 106 का 80 में गुणा कर दोगे तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है बड़ा आएगा, इसलिए हमने क्या किया है कि 106 कॉमन ले लिया, फिर 80 माइनस 60 हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरीके से देखो पाई बटे 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, ये देखो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर आ गया। तो यहां से आप देखिए आपके पास ये तो देखो पाई बटे 2 आ गया। अब देखो आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और यदि आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला ना लगाएं तो आप 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, प्लस देखिए ये आपके पास 106 गुणा 20 हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 60 घटाने पर 20 आपके पास बचता है, प्लस अब देखिए ये आपके पास पाई बटे 2 बिल्कुल वैसा ही बनेगा, अर्थात 1600 माइनस 900। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपके पास आ जाएगा पाई बटे 2 गुणा, देखो 1600 में से 900 घटाएंगे तो 700 बचेगा, प्लस 106 का 20 में गुणा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2120, प्लस ये आ गया पाई बटे 2 गुणा 700। तो देखो ये दोनों पद आपके पास बिल्कुल हुबहू एक जैसे हैं, तो ये आप लिख सकते हो 2 गुणा पाई बटे 2 गुणा 700, अर्थात पाई बटे 2 गुणा 700 का आपने 2 गुना कर दिया यहाँ पर, प्लस 2120 हो गया। तो देखो 2 से तो 2 आपके पास ये कैंसिल हो गया। अब यहां से आप देखो आपके पास बचा है 700 पाई प्लस 2120। अब यहां पर आप ये भी देखिए कि आपको तो बोला गया कि पाई का मान आप 22/7 प्रयोग में लाइए, तो पाई का मान अब आप 22/7 यहां पर रख देंगे। तो देखिए 700 गुणा 22/7 प्लस 2120 आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए 7 से हम 700 को 100 बार कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास 2200 प्लस 2120 आ गया। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये 4320 आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान रखें कभी भी मात्रा लिखना ना भूलें। तो यहां पर चूंकि आप देखो सभी भुजाएं आपके पास मीटर में दी हुई हैं हर जगह, तो जो क्षेत्रफल आएगा पथ का वो मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, या फिर आप उसे वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखिए दूसरे वाले भाग का उत्तर भी निकाल लिया, जो कि आपके पास पथ का क्षेत्रफल 4320 वर्ग मीटर आया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले तो अगर हम इस चित्र में देखें तो आप देख सकते हो ये O बिंदु है, ये बिंदु D है, और आप देखो कि AB मतलब ये देखो AB वाली रेखा हो गई और CD आपके पास ये हो गई। ये दोनों व्यास तो आपको समझ में आ रहे हैं क्योंकि O केंद्र हो गया और लंबवत भी बोला गया, अर्थात ये सब कोण आपके पास 90 अंश हैं। अब आप यदि आगे पढ़ेंगे तो प्रश्न में आगे आपको बोला गया है कि OA का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा पाई का मान आप 22/7 प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि OA आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो OA मतलब आपके पास ये वाली भुजा दी हुई है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमने देखो इसको लिख दिया 7। अब आपने देखा था कि AB तो आपके पास व्यास था, इसका मतलब आपके पास OB भी 7 ही आएगा। अब फिर आपने देखा कि CD भी आपके पास व्यास था, तो जो AB की लंबाई होगी वही आपके पास CD की लंबाई होगी। तो यहां से देखो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि CD भी तो व्यास ही हो जाएगा। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं OA बराबर OB बराबर आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर CD व्यास हुआ तो OD और OC ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो जो OD होगी तो OD आप देख सकते हो आपके पास ये दूरी होगी, ये दूरी अर्थात त्रिज्या होगी छोटे वाले वृत्त की, तो OD आपके पास 7 ही आ जाएगी। तो 7 सेंटीमीटर आपके पास ये आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि आपको तो बोला गया कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब ये देखिए हम यहां पर अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल आप देख सकते हो, अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करें तो आपके पास आ जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त का ज्ञात करना है तो आप बटे 2 कर देंगे। तो देखो पाई, अभी आप पाई का मान अभी मत लगाइए, सबसे अंत में हम लगाएंगे। पाई आर की वैल्यू आप देख सकते हैं OC या OB या OA कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि त्रिज्या तो समान ही रहेगी, OA OC OB या OD सब एक जैसे ही है। तो ये 7 का स्क्वायर बटे 2 आपने कर दिया। तो यहां से अब पाई का मान लगाएंगे तो 22/7 गुणा 49/2 आपके पास आ गया। तो देखो 7 से ये 49 7 बार कैंसिल कर दिया और 2 से 22 ये 11 बार कैंसिल कर दिया। तो ये 11 गुणा 7 आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपने देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया। अब चूंकि आप देखो अगर आप इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, देखो जो अभी मैं नीले से बना रहा हूं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हो तो आपको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का यदि आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आपके पास होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और आप जानते हैं जो ऊंचाई होता है वो एक तरीके से किसी शीर्ष से लंबवत दूरी होती है सामने वाली भुजा की। तो देखो अगर OC आपको पता है ये तो 7 है, तो ये तो क्योंकि त्रिज्या थी तो जो आधार होगा उसे आप AB लिख सकते हो और AB आप देख सकते हो वो तो व्यास है जो कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो 1/2 गुणा आधार 14 और ऊंचाई आपके पास 7 हो गई। तो देखो 2 से 14 यदि आप ये कैंसिल करोगे तो 7 बार कैंसिल हो गया, तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने अभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल दिया, त्रिभुज ABC का। अब बात करते हैं कि देखो छायांकित भाग में तो आपके पास ये जो छोटा वाला वृत्त है ये भी आएगा, तो अब हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो अब ये तो छोटा वाला जो वृत्त है वो तो संपूर्ण वृत्त है, तो आप लिखोगे पाई
आर। अब यहां से देखो जो छोटा वाला वृत्त है उसके लिए व्यास 7 हो चुका है, तो जो त्रिज्या होगी वो आपके पास 7/2 आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर होता था, इसलिए आपने 7/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप पाई का मान लगा देंगे, तो देखिए 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखो 7 से 49 ये 7 बार कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल और ये 11 है, तो ये 77/2 आपके पास आ गया। अब यहां से आप अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आप इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप देखिए आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख लोगे जो ACB है, तो आपने देखो लिख लिया, वो तो 77 है आपके पास, तो यहां से 77 आपने लिख दिया माइनस। अब देखिए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख सकते हो 49 है आपके पास, तो ये आपके पास इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, इस वाले का और इस वाले का मिलाकर। लेकिन छायांकित में तो ये वाला भाग भी है, तो आप इसका अब क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये आपके पास देखो आ जाएगा जोड़ने पर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो आपने 77/2 कर दिया। तो यहां से देखो अगर आप 77 में से 49 घटाओगे तो आपके पास 28 आ जाएगा प्लस 77/2। तो यहां से अगर आप चाहते हो लासापा लेना तो लासापा ले लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसको पूर्ण सॉल्व करना चाहते हैं दशमलव में तो दशमलव में ले लीजिएगा। तो 77/2 को यदि हम हल करें तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 38.5, तो 38.5 आया। जब आप इसको हल करेंगे तो ये देखिए आपके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया जो कि 66.5 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर आगे आपको बोला गया कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आपको बोला गया है कि आप आकृति देख सकते हैं और फिर बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला जाता है, तो देखो ये ABC आपके पास समबाहु त्रिभुज आपने देख लिया, ये ABC ये पॉइंट है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बोला गया है। और फिर बोला गया कि यदि हम A को केंद्र माने और AB की आधी दूरी ले लें त्रिज्या के रूप में, तो एक वृत्त आपने खींचा देखो ये वाला। इसी तरीके से B को केंद्र माना और AB की आधी दूरी ले ली, तो आपने देखो ये वृत्त खींचा। C को केंद्र माना तो इस तरीके से ये आ गया। अब आप ये देखिए कि आपको ये तो पता लग गया कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अब ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको तो दिया हुआ है एक्चुअल में आंसर कि क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएंगे। तो आपको भुजा की लंबाई पता लग जाएगी इस त्रिभुज ABC की, तो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5 आप लिख देंगे। फिर आपको बोला गया कि आप ये देखो कि आपको जो √3 का मान लेना है वो है 1.73205, तो आप √3 का मान ये लगाएंगे तो 1.73205 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग बराबर 17,320.5। तो अब यहां से आप ये देखो कि अगर हम दशमलव हटाएं तो यहां पर देखो दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो ये यहां पर 5 जीरो आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से देखो यहां पर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक था, तो यहां पर 1 जीरो आ गया अर्थात 10 आ गया। तो आप देख रहे हो कि आपके पास अंश में यहां पर भी बिल्कुल वही वैल्यू है जो बाएं पक्ष में है, तो ये आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा भुजा का वर्ग बराबर, अब आप इसको पक्षांतर कर दोगे इन दोनों को, तो ये आ गया 4 गुणा 5 जीरो बटे 10। तो देखो ये आपने कैंसिल कर दिया, तो भुजा आपके पास हो जाएगी
वर्गमूल 4 गुणा 10,000 का। तो यहां से देखो 4 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 2 होता है, और 10,000 का वर्गमूल आपके पास 100 आ जाएगा, अर्थात आपके पास 200 आ गया। तो इस तरीके से आपने इस त्रिभुज ABC की भुजा निकाल ली। अब सभी भुजाएं समान होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो यहां से आपने समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल ली। अब ये देखो, जब आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई तो यहां से आपको देखो, ये अगर हम इसको मान लीजिएगा D बिंदु बोल देते हैं, इसको हम E बिंदु बोल देते हैं, और इसको हम यदि F बिंदु बोल देते हैं, तो अगर आपको AD चाहिए होगा तो वो आपके पास इस भुजा का आधा हो जाएगा। तो AD लिखो या AF लिखो या CF लिखो या CE या BE या BD, सब समान ही होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये आपके पास देखो AB 200 आया है, तो ये देखो 100 आ गए सब। इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आया कि आपके पास इन वृत्तों की त्रिज्याएं 100 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं AD बराबर BE बराबर CF, ये मतलब त्रिज्याएं हो जाएंगी वृत्तों की, जो कि 200/2 अर्थात 100 सेंटीमीटर हो गई। फिर आप ये देखो कि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज था, अर्थात ये कोण आपके पास 60 अंश हो जाएगा। तो अब यहां से आप देखो कि आपको तो ये छायांकित भाग ये वाला है आपके पास, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपके पास देखो 3 त्रिज्यखंड बने हैं। एक तो देखिए आपके पास ये वाला त्रिज्यखंड बनना है, एक ये वाला और एक ये वाला, और तीनों बिल्कुल हूबहू एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो त्रिज्याएं समान है और देखो सभी कोण ये 60 अंश है, अर्थात कोण भी समान है। तो आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात आपको यह है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही दे दिया गया है, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो आपको दिया हुआ था ये, तो केवल आपको तीनों त्रिज्यखंडों का सम्मिलित क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम सबसे पहले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते, किसी भी एक त्रिज्यखंड का, और फिर तीनों का निकालना होगा तो 3 का गुणा कर देंगे। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। अब देखो पाई का मान आपको बोला गया कि आपको 3.14, देखो बोला गया है लगाना है ये वाली वैल्यू, 3.14 ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, गुणा r आपके पास देखो 100 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर अर्थात 100 गुणा 100 आपने लिख दिया। देखिए 360 गुणा ये आपके पास 60 हो गया थीटा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 से ये 36 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब देखो, अब आपके पास आ गया 3.14 गुणा 100 गुणा 100 बटे 6। तो देखो अभी हम क्या करते हैं कि इसका दशमलव हटाते हैं, तो देखो आपके पास 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ गए। अब 6 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 पंजे 30, 14, 6 दूनी 12, 20, 6 ती 18, 6 ती 18, ये सब आपके पास बार बार चलता रहेगा। तो यहां से अब आप देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास 52.33 गुणा 100 बचा है, तो आपके पास आ जाएगा 5233। अब आप देखो आपको तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए तीनों त्रिज्यखंडों का सम्मिलित क्षेत्रफल आप निकालेंगे। इसका मतलब आप 3 का गुणा कर देंगे, तो ये देखो 3 का गुणा करोगे तो 3 गुणा 5233 आ गया। अब यहां पर आप देखो एक बात को गौर करो, तो आपके पास ये बार बार 3 3 3 चल रहा होगा वैसे तो ये एक तरीके से ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहां से 0.33 लिख देता हूं, वैसे ना भी लिखें तो आपका लगभग आंसर आएगा, तो इतना तो चलता है आंसर। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 99.99615, तो 15,699.99 आपके पास आ गया, या 15,700 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आपको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसलिए देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात 17,320.5 माइनस
तीनों त्रिज्यखंडों का सम्मिलित क्षेत्रफल अर्थात 15,700। तो देखिए घटा देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5, यहां पर दशमलव आ गया, 0, 2, 6, 1। तो ये आपके पास 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को काफी आसानी से हल कर दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया है कि एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास ये 9 वृत्त बने हुए हैं अर्थात वृत्ताकार डिजाइन है और आपको प्रत्येक की त्रिज्या बोली गई है 7 सेंटीमीटर। तो यदि आप देखो अगर इस वर्ग की भुजा निकालना चाहेंगे तो वर्ग की भुजा तो आप जानते हैं कि सभी बराबर होती हैं, तो आप एक वर्ग की भुजा निकाल लीजिएगा एक तरफ की। तो मान लीजिएगा आपको ये निकालना है। अब यहां पर आप गौर करिए तो यहां से देखो ये जो होगा ये इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, यहां तक आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए ये जो होगा वो फिर व्यास हो गया इस दूसरे वाले वृत्त का, ये जो होगा वो भी आपके पास व्यास हो जाएगा। तो आप देखो आपको तो त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर इन वर्गों की, तो इसका मतलब जो व्यास होंगे वो 14 है, 14 है, 14 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास जो वर्ग की भुजा आएगी वो 42 आ जाएगी। तो देखिए जैसा आपने इधर किया तो ऐसे ही आप देखो इधर भी कर सकते हो। कैसे उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप ये दूरी निकालेंगे तो देखो ये आपके पास इस वर्ग का व्यास है अर्थात 14 है। अगर आप ये दूरी निकालेंगे तो इस वर्ग का व्यास हो गया, ये भी 14 आ गया और ये दूरी भी आपके पास 14 ही आ जाएगी क्योंकि ये तीसरे वृत्त का व्यास हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए अगर आप वर्ग की भुजा यहां से भी निकालना चाहेंगे तब भी आपके पास 14 प्लस 14 प्लस 14 अर्थात 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्ग की भुजा मिल गई। अब रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ शेष भाग का मतलब वर्ग में से आप 9 डिजाइन हटा देंगे तो आपके पास जो भाग बचेगा वो शेष भाग हो गया। इसका मतलब आप देखिए आपके पास देखो शेष भाग ये बचा है, मैं ये देखो लाल से बता रहा हूं, आप देख पा रहे हैं ये जो बचा हुआ भाग है ये आपके पास शेष भाग है। तो आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब आप वर्ग में से अगर ये 9 डिजाइन हटा देंगे जो वृत्ताकार दी हुई हैं तो आपके पास शेष भाग आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का वर्ग होता है। तो आप कोई सी भी भुजा निकालेंगे, देखो मैंने दोनों निकाल के आपको दिखा दी, वो आएंगी 42 ही। तो कोई सी भी भुजा आप लिखो तो 42 का स्क्वायर कर दोगे। तो 42 का स्क्वायर वैसे तो हमने आपको बोला है कि 50 तक वर्ग याद हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप आसानी से 42 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। तो ये आपके पास 1764 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने देखो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब आप इन 9 वृत्ताकार डिजाइन अर्थात 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 9 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई का मान आपको यहां पर बोला गया है कि 22/7 प्रयोग में लाइए आप। तो चलिए अब हम पाई का मान 22/7 यहां पर लगाएंगे। तो 9 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो देखो त्रिज्या तो आपको 7 दी हुई थी तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। तो देखो 7 से ये 7 आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास बचा है 22 गुणा 9 अर्थात 198 गुणा 7। तो देखिए 7 गुणा 8 56, 6 5 हासिल का, 7 निम्न 63 और 5 68, 6 हासिल का, तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। तो देखो आपने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और फिर आपने इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो इसलिए अब देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का सम्मिलित क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल 1764 है आपके पास, तो आप यहां पर देखो 1764 लिखेंगे माइनस 9 वृत्तों का सम्मिलित क्षेत्रफल आपके पास 1386 है। तो आप इसमें से
1764 में से 1386 को घटा देंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8, 7 और 3। तो ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर या 378 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 12 पर। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। फिर आपको बोला गया है कि यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला वाला भाग है आपके पास, आपको चतुर्थांश OACD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया कि OACB जो है आपके पास, आप देखो OACB आपके पास एक चतुर्थांश है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या आपके पास 3.5 है। तो ये आपके पास वैसे B ही लिखा हुआ है। तो यहां से आपको देखो त्रिज्या जो होगी, इसका मतलब ये आपको पता लग गया, चाहे OB आप लिख सकते हैं चाहे OA लिखो, तो ये सब आपके पास त्रिज्या ही रहेंगी। तो देखिए ये OA है तो ये भी 3.5 रहेगा और OB ये भी 3.5 रहेगा। तो अब देखो चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश तो आप जानते हैं कि 1/4 भाग होता है किसी भी वृत्त का। तो यहां पर देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आप देखो कर सकते हो, 1/4 भाग होता है तो 1/4 गुणा कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण वृत्त आपके पास क्षेत्रफल में हो जाएगा पाई गुणा R स्क्वायर। तो देखो 1/4, पाई का मान आपको बोला गया कि 22/7 प्रयोग में लाइए, चलिए 22/7 गुणा R आप देख सकते हो 3.5 है, तो 3.5 गुणा 3.5 आप कर देंगे यहां से। देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार और ये 11 बार कैंसिल हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 7 से ये 3.5 0.5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 5.5, क्योंकि 11 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 5.5 गुणा 3.5 बटे 2 आपके पास आ गया। अब देखो हो सकता है आपको 3.5 और 5.5 का फॉर्मूला नहीं याद हो गुणा करने पर, मतलब पहाड़ा नहीं याद हो, लेकिन आपको 35 का पहाड़ा तो याद होगा ना। तो 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर हम। 35 गुणा 5 आपके पास होता है 175, 17 हासिल का, फिर 175 और 17 192 आ गया। अब देखिए दशमलव हमें लगाना होगा तो 1 दशमलव यहां पर और 1 पॉइंट यहां पर, अर्थात 2 अंकों बाद आपने दशमलव लगाया, बटे 2 आपके पास आ गया। अब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 9.625। और मात्रक लिखना चाहेंगे तो आप देखो हर जगह आपके पास सेंटीमीटर चल रही है इकाइयां, तो इस तरीके से यहां पर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल 9.625 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। या देखिए इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल को। तो OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आप जानते हो चतुर्थांश का मतलब तो ये हुआ कि ये जो कोण है आपके पास वो 90 अंश बना रहा होगा। अब ये देखो एक तरीके से जो चतुर्थांश आपको बोला गया है, लेकिन आप इसको त्रिज्यखंड भी समझ सकते हैं। एक ऐसा त्रिज्यखंड जो केंद्र जिसका O है और 90 अंश कोण बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए आपने चतुर्थांश भले ही लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ में आ गया त्रिज्यखंड है वो बेसिकली। तो फॉर्मूला होता था पाई R स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। पाई का मान 22/7, R का मान 3.5 था आपके पास, तो 3.5 गुणा 3.5 आप करोगे बटे 360। थीटा आप देख सकते हो 90 है आपके पास, तो ये देखो कैंसिल करोगे तो ये 4 आ गया। तो यहां से भी यदि आप इसको हल करोगे तो 9.625 वर्ग सेंटीमीटर ही आपके पास आएगा। तो चाहे आप चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कैसे भी निकालें, या तो आप त्रिज्यखंड समझ के फॉर्मूला लगाएं, या फिर आप समझते हैं चतुर्थांश तो 1/4 भाग होता है किसी भी वृत्त का, तो वृत्त का 1/4 क्षेत्रफल आप निकाल दीजिएगा। तो दोनों से आपके पास सेम आंसर आएगा, दोनों ही तरीके आपके पास बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखिए दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो दूसरे भाग में आपको बोला गया कि आपको अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
तो छायांकित भाग तो आप देख पा रहे हैं, आपके पास देखो ये है छायांकित भाग। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि देखो मैंने आपको नीले रंग से दर्शाया है। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OBD का क्षेत्रफल घटा दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे मेन मुद्दा अब जो तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगी, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहां पर देखिए दूसरे वाले भाग को हल करना है, तो सबसे पहले आप यहां पर त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आपके पास एक तरीका होता है निकालने का। अब यहां पर हम आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको आधार ऊंचाई दोनों पता लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए OD आपको बोला गया है पहले ही कि 2 सेंटीमीटर है, तो अगर आपने आधार OB माना तो ऊंचाई OD हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये आ जाएगा 1/2, 3.5 आधार मान लिया तो ऊंचाई 2 आ गई। फिर आप देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3.5 आ जाएगा। मात्रक लिखेंगे तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल अब आपके पास आ गया है। तो अब देखिए इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब वो आपके पास हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि OACB था, माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आपने अभी निकाला था सबसे पहले वाले भाग में 9.625 माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल अभी आपने निकाल लिया 3.5। तो यदि आप इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 5.2.1.6। तो ये 6.125 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने इस प्रश्न का दूसरा वाला भाग अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर लिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 13 की तरफ आते हैं। यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर आपको बोला गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और ध्यान रखिए पाई जहां पर भी आएगा आप उसका मान 3.14 प्रयोग में लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि OBPQ आपको बोला गया एक चतुर्थांश है, तो आप देख सकते हो OPBQ था, तो OPBQ आप देख सकते हैं एक चतुर्थांश है। और इसके अंतर्गत उन्होंने बोला प्रश्न में कि एक वर्ग है OABC, तो आप देख सकते हैं OABC ये आपके पास एक वर्ग हो गया। अब आप देखिए कि आपको पता है कि OA 20 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ है, तो यहां से आपको देखो ये वाली भुजा पता है 20 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि यदि ये 20 सेंटीमीटर है OA, तो OC, AB या BC इस वर्ग की आप कोई सी भी भुजा निकालेंगे तो बराबर ही आएगी, क्योंकि सभी वर्ग की भुजाएं तो बराबर ही आती हैं। अब यहां से आप ये देखो कि आपके पास जो AB होगा वो भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा, ये तो वर्ग की भुजा ही है, तो ये भी आपके पास 20 ही आ गया है। तो आपने देखो इसको भी 20 लिख दिया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको सबसे पहले तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास देखिए आ जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर जो चतुर्थांश है, तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी एक वृत्त का ही भाग है, मतलब वृत्त का चौथा ही भाग होता है चतुर्थांश। तो वृत्त की त्रिज्या तो दी होती तब आप तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुरंत निकाल लेते, लेकिन यहां पर तो त्रिज्या दी नहीं है। फिर आप एक बात गौर कर रहे हैं कि यदि आप O से B को मिला दें, तो देखिए अब हम O से B को मिला देते हैं, तो आपके पास देखो ये इस तरीके से आपने मिलाया, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज OAB में आपके पास देखो ये तो 90 अंश का कोण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो कोण A के सामने वाली भुजा OB जो होगी
वही तो इस वर्ग की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या भी कहलाई जाएगी। तो अब त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसके लिए अब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां से देखो आप जानते हो कि कर्ण का वर्ग अर्थात OB का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है, तो आपने वो लिख दिया यहां से। अब देखिए OB का वर्ग बराबर OA आपको पता है 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस AB भी 20 ही आएगा क्योंकि वर्ग की भुजा है, तो ये 20 का स्क्वायर आपने यहां पर भी लिख दिया है। तो अब देखिए OB का वर्ग, ये आपके पास देखो ये 400 आ गया, ये भी 400 आ गया, मिलाकर आप 800 लिख सकते हो। तो OB अगर आपको निकालना है तो आप 800 का वर्गमूल लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखो जो OB आया है, आपको हमने पहले भी बताया और आप खुद भी देख पा रहे हैं कि OB ये तो इस वृत्त की त्रिज्या ही होगी। तो OB, OP या OQ आपके पास अर्थात त्रिज्या आ गई 20√2 सेंटीमीटर। तो अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, तो 1/4 गुणा पाई, आर की जगह आप देखो OB लगा सकते हो, तो 20√2 का होल स्क्वायर आप यहां पर कर देंगे। अब यहां से देखो 1/4 पाई का मान 3.14 लगाएंगे क्योंकि आपको प्रश्न में बोला गया है कि 3.14 पाई का मान यूज करना है, गुणा 20√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 800 ही आ जाएगा। तो यहां से अब देखो 400 से ये 800 कैंसिल करोगे तो 200 आ गया। अब 3.14 का गुणा आप 200 में करोगे तो ये आपके पास 628 आ जाएगा और मात्रक आपके पास वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास होता है भुजा का वर्ग अर्थात भुजा का स्क्वायर, और भुजा तो आपके पास 20 दी हुई थी, तो 20 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास 400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने देखो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आपको तो देखिए यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात देखो छायांकित भाग तो यही वाले भाग हैं, तो अब वो क्षेत्रफल आपके पास मिल जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसलिए आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। और देखिए ये दोनों क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं, इसका मतलब केवल अब आपको मान रख देना है यहाँ पर। तो आप देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आपके पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो आप देखो यहां पर लिख दोगे 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, आप देख सकते हैं आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो आप यहां पर माइनस 400 कर देंगे, तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। आप देख सकते हो आपके पास ये आकृति दी हुई है, और फिर बोला गया कि यदि कोण AOB 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं इस आकृति के द्वारा। तो आपको बोला गया कि देखो AB और CD केंद्र O है एक वृत्त का, उसके त्रिज्यखंड है अर्थात चाप लिखे हुए हैं, मतलब बात वही है। तो देखो ये AB आपके पास ये देखो चाप है AB, और CD आपके पास ये वाला चाप है। फिर बोला गया कि कोण AOB, तो देखो कोण AOB मतलब ये वाला देखो कोण 30 अंश है, तो चाहे आप कोण AOB बोलें या कोण COD बोलें बात तो सेम ही है, क्योंकि OA वाली भुजा पर ही बिंदु C है और OB वाली भुजा पर ही बिंदु D है, तो बात तो सेम ही रहेगी। तो ये आपके पास 30 अंश के कोण हो गए। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग आप देख पा रहे हैं आपके पास देखो ये वाला भाग है,
मैं इसको ऐसा समझाने के लिए बना रहा हूं आपके पास नीले रंग से। तो आपको देखो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास पाई का मान अगर कहीं भी आएगा तो बोला गया है कि 22/7 प्रयोग में लाना है आपको। तो सबसे पहले तो आप देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके लिए त्रिज्यखंड ओ ए ई बी ओ का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। तो त्रिज्यखंड हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड आपको देखो दिखाई दे रहा होगा। ये आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो देखो थीटा तो 360 ही वो सॉरी 30 अंश ही रहेगा और पाई अभी इसे को ऐसे ही रखिएगा। आर की जगह आप देख सकते हो आर मतलब बड़ा वाले त्रिज्यखंड मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। तो देखो ये 21 सेंटीमीटर दी हुई है और चित्र में भी आप देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 का स्क्वायर आपके पास हो गया गुणा थीटा की जगह आप देखो 30/360 आपके पास चल रहा है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 ये 12 बार कैंसिल हो गया। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा पाई बटे 12 गुणा 21 का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अभी हम इसको पूरी तरीके से हल नहीं कर रहे हैं, हम इसको बाद में हल करेंगे क्योंकि आपको देखिए समझ में आएगा कि यदि हम घटाएंगे तो बहुत सारे पद हमारे पास उभयनिष्ठ आएंगे और तब हम आसानी से इसको हल करेंगे। तो अब हम छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड ओ सी, अगर मैं इस बिंदु को एफ बोल दूं, यहां पर कोई भी बिंदु होगा तो ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड ओ सी एफ डी ओ का क्षेत्रफल अब आप निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो आपके पास वही रहेगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। लेकिन अब ध्यान रखें कि अब जो आर होगा वो अब आपके पास 7 लगाया जाएगा। तो देखो पाई को तो आप ऐसे ही रखेंगे, आर की वैल्यू 7, तो ये 7 का स्क्वायर बटे 360 गुणा देखो ये आपके पास थीटा लिखा हुआ है और थीटा तो आप जानते हैं 30 अंश ही रहेगा। देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 36 12 बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा है पाई बटे 12 गुणा 7 का वर्ग। तो अब देखो अब आपने छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, इसलिए अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं कि आपको बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो देखिए बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपके पास पाई बटे 12 गुणा 21 का वर्ग माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई बटे 12 गुणा 7 का वर्ग। तो आप देख पा रहे हैं पाई बटे 12 यहाँ पर उभयनिष्ठ आ रहा है। तो अब आपके पास कोष्टक में बचेगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो अगर आपको 21 के वर्ग और 7 के वर्ग याद है तो जल्दी से वैल्यू लगा दीजिएगा। तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हल करना चाहते हैं। तो मान लीजिएगा हम फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं। तो आपने देखो कक्षा 9 में एक सर्वसमीकरण पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे पाई बटे 12 देखो 21 माइनस 7 अर्थात 14, 21 प्लस 7 अर्थात 28, ये आपके पास आ गया। अब यहां पर अब पाई का मान आप लगा दीजिएगा 22/7। तो देखिए 22/7 12 गुणा 14 गुणा 28 आपके पास हो गया। तो देखो 7 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 बार कैंसिल हो गया, अब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, ये 11 बार हो गया। तो आपके पास ये बचा है 11 गुणा 28/3। अब 11 गुणा 28/3 बचा, अर्थात आपको 11 का गुणा 28 से करना होगा यहाँ पर। तो देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 11 गुणा 28 अर्थात 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो अपना ये उत्तर दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको मिश्रित भिन्न में भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 102 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी उत्तर आपके पास आ गया। और अगर आप चाहें तो अब आप दशमलव में भी अपना उत्तर दे सकते हैं। तो 102 सही 102.66 इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप देखो कोई सा भी उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें,
तीनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है और जहां जहां पाई आएगा आप वहां पर पाई का मान 22/7 प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम इस आकृति को इस प्रश्न के हिसाब से समझें तो आप देख सकते हो कि एबीसी ये त्रिभुज है और ये जो आप देख रहे हो कि ये अगर मैं इसको समझाऊं आपके लिए तो ये आप देखो, आप ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये आपको बोला गया है चतुर्थांश है और ये आपके पास 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो सबसे पहले हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही ज्ञात करते हैं। सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो चतुर्थांश तो इस वृत्त का 1/4 भाग हो गया अर्थात 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास 14 हो जाएगा तो 1/4 गुणा पाई का मान आप 22/7 लगा दीजिएगा। आर अर्थात 14 गुणा 14 आपने कर दिया क्योंकि स्क्वायर था आर का। तो देखो 7 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया और 2 से ये 14 7 बार कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचेगा 22 गुणा 7 अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा, आपने चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब आप एक बात पर गौर करेंगे कि 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश बोला गया है। इसका मतलब अगर आप ए सी निकालना चाहेंगे तो ये भी देखो 14 आएगा, ए बी निकालना चाहोगे तो ये भी आपके पास 14 ही आएगा। तो ये आपको देखो 14 सेंटीमीटर ही मिलेगा क्योंकि ये तो त्रिज्या ही रहेगी। तो यहां से अब आप बीसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय उपयोग में लाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बीसी होगा उसका वर्ग, क्योंकि देखो चतुर्थांश का मतलब होता है ये कोण आपके पास 90 अंश होना चाहिए। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी अर्थात बीसी। तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो अब यहां से आप देखिए बीसी तो आपको पता ही नहीं है तो आप इसको तो ऐसे रखेंगे और जो ए बी और ए सी थे वो 14 थे तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 14 का स्क्वायर 196 और ये भी 196, तो 196 प्लस 196 आप लिख दीजिएगा। तो यहां से आपके पास जो बीसी का वर्ग आएगा वो 392 आ गया और बीसी आपके पास 392 का वर्गमूल होगा अर्थात 14√2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने इस त्रिभुज का कर्ण अर्थात बीसी वाली भुजा निकाल ली, 14√2 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां पर आप देखो कि बोला गया कि बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब आप निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का यदि आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते हो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का निकालना है तो आप आधा कर देंगे अर्थात 2 से भाग कर देंगे। तो पाई का मान 22/7 गुणा, अब देखो जो बीसी आया है 14√2 और बोला गया है बीसी को व्यास माना गया है तो जो त्रिज्या होगी वो 14√2 का आधा हो जाएगी। इसलिए यहां पर मैं लिख भी देता हूं अर्धवृत्त की त्रिज्या वो 14√2 का आधा हो जाएगी अर्थात 7√2 हो जाएगी। तो यहां पर अब आप r की जगह 7√2 लगाओगे तो r स्क्वायर है तो 7√2 गुणा 7√2 हो गया बटे 2 आ गया आपके पास। अब देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो गया। तो यहां से आप देखो 11 गुणा 7 आप कर दो 77 गुणा √2 गुणा √2 करोगे तो 2 आ गया अर्थात 154 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से देखा आपने कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब यहां पर हम देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर हमने आधार गुणा ऊंचाई इसलिए लगाया है क्योंकि ये देखो
समकोण त्रिभुज है तो ऊंचाई तो लंबवत होती है बेसिकली, अर्थात 90 अंश का कोण बनना चाहिए। यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज में, तो 1/2 गुणा, अगर आप देखो आधार को 14 ले लोगे तो ऊंचाई ए बी हो जाएगी आधार ए सी लेने पर, तो आप कुछ भी ले लीजिएगा, आधार और ऊंचाई आपके पास 14 ही रहेंगी। तो 14 गुणा 14 आपने कर दिया, तो देखो 2 से 14 आपने कैंसिल किया तो 7 बार, तो 7 गुणा 14 आपके पास 98 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से आपने देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब बात करते हैं कि आपको तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो देखिए अभी मैं इस चतुर्थांश को यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि समझने के लिए हमने यहां से इसको हटा दिया। अब यहां से आप देखो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो अर्धवृत्त आप देखिए आपके पास ये है, ये पूरा। अब कैसे, अगर आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल हटा दें तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन आप जानते हैं ये क्षेत्रफल तो आपको पता ही नहीं है। तो अब आपको देखिए यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर आप इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे और उसमें से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले तो आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, फिर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे और उसमें से हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। कैसे, उसको हम एक बार और समझा देते हैं आपको कि सबसे पहले आप इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपने जब लिखा तो आपके पास देखो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें से आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा आपने जोड़ दिया, तो आपके पास ये पूरी आकृति आ गई है। लेकिन छायांकित भाग चाहिए था, तो पूरी आकृति में से यदि आप चतुर्थांश घटा दोगे तो आपके पास छायांकित भाग बच जाएगा। तो इसी बात का हम यहाँ पर देखो उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो जितने भी क्षेत्रफल यहां पर हमने इसमें लिखे हैं वो सब आप एक एक करके निकाल ही चुके हैं। आप देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है आपके पास 98, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 154 और आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी 154 है। तो देखो आप यहां पर मान लगा दीजिएगा, तो यहां 98 आ गया, 154 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी 154। तो यहां से अब देखो 154 से 154 ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल 98 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है जो कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर या आप बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आया है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 12.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को यहां पर हम पढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। और फिर आपको बोला गया कि पाई का मान आपको 22/7 प्रयोग में लाना है जहां जहां पाई दिया हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक वर्ग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ABCD, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा आपके पास स्वाभाविक सी बात है कि बराबर होनी चाहिए। और देखो यहां पर बराबर 8 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए मैंने यहां पर इसको वर्ग बोला था। तो ABCD आपके पास वर्ग आ गया जो कि 8 सेंटीमीटर का है। अब आपको छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर आपको छायांकित डिजाइन में छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि छायांकित में देखिए ये वाली डिजाइन है, केवल ये है, केवल ये है। तो ऐसा नहीं है, छायांकित डिजाइन पूरी डिजाइन है। भले यहां पर आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं तो सफेद भी है, जैसे छायांकित डिजाइन में अगर हम बोलेंगे तो ये देखो जो पीले से मैं बना रहा हूं ये पूरा आपके पास छायांकित डिजाइन ही है।
तो आपको इस पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि छायांकित डिजाइन ये पूरी डिजाइन है आपके पास। तो अगर मैं आपको देखो एक अलग से चित्र बनाऊं तो उसमें भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, क्योंकि बिल्कुल भी संदेह नहीं रहना चाहिए। तो अगर देखिए हम एक वर्ग बना लें, तो ये मान लीजिएगा आपके पास वर्ग है, 8 सेंटीमीटर भुजा आपको दी हुई थी, तो मैंने भी इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा मान ली एक तरीके से, ए बी सी डी। अब ये देखो कि अगर आप ए से सी को थोड़ा सा जोड़ दें, तो ए से अगर आप सी को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर आप ये देखो कि बोला गया कि ये जो है भुजा, ये सॉरी, ये जो छायांकित भाग है ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अब आपने देखा कि 8 सेंटीमीटर तो इसकी आपके पास भुजा भी दी हुई थी, और जो ये भाग दिया हुआ वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच का ही है। अर्थात आप जब डी को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाओगे तो स्वाभाविक सी बात है एडी भी आपके पास 8 है, तो यहां से ये त्रिज्या का काम करेगा एडी, या सीडी भी आप बोल सकते हैं त्रिज्या का काम ही करेगा, क्योंकि सीडी भी आपके पास 8 सेंटीमीटर ही है और त्रिज्या भी आपको 8 ही रखनी थी। तो देखो जब आप एक चाप लगाओगे तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर इतना अच्छा आपके पास आकृति ना बना पाऊं मैं, तो आप तो बस एक रफ आइडिया देखेंगे कि कैसा आपके पास आकृति बनेगी। तो ये आपके पास देखो बन गई आकृति। इसी तरीके से आप बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, तो एक चाप बेसिकली बनाना चतुर्थांश। तो यहां से आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये आकृति जो आपके पास बीच में बनी है, इसको मैं पीले रंग से बना देता हूं। ये आकृति आपको इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस प्रश्न में जब आपको आकृति दी हुई थी तो वहां पर भी उसमें बीच में आकृति बना दी गई, तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अब आप ये देखो कि इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर पाओगे। तो हम यहां पर सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको बिंदु F बोल दूं यहां पर, और इसको यदि हम बिंदु E बोल दें, तो आप देख रहे हैं कि DAFC आपके पास एक चतुर्थांश है। तो यहां पर हम चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज सॉरी 1/4 भाग हो जाएगा इस वृत्त का। अब वृत्त की त्रिज्या आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का ही तो चतुर्थांश है। तो ये पाई आर स्क्वायर आपने अभी लिखा 1/4, पाई आपने लिख दिया, आर की जगह अब आप 8 लगा देंगे तो ये 8 का वर्ग हो गया। तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा पाई गुणा 8 का वर्ग अर्थात 64। तो देखो 4 से अब आप 64 को कैंसिल करेंगे तो ये 16 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ये 16 पाई आ जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मात्रक हो गया। अब आपने देखा कि ये आपके पास 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो मात्रक हो गया। अब यहां पर हम अगर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार और ऊंचाई तो आपके पास समान है जो कि 8 के बराबर है, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो ये आपके पास देखो 2 से कैंसिल करोगे तो 4 अर्थात ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर मैं 16 पाई को भी पाई का मान लगा के हल करता हूं। तो ये आपके पास देखो 22 गुणा 16 यदि हम करेंगे तो 352/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपने देखो यहां से चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब आप यदि एक भाग का क्षेत्रफल निकालें तो देखो एक भाग का क्षेत्रफल मतलब आपके पास ये वाला क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहो तो देखो ये वाला क्षेत्रफल यदि आप निकालोगे तो आप चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो चलिए अब हम यहां पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये बेसिकली एक तरीके से वृत्तखंड ही बनना है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि आपके पास DAFC का हमने निकाला है।
माइनस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो आप ये देखो कि चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो 352/7 आपके पास आया था, माइनस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आप देखो 32 आया है। तो जब आप लासापा लोगे तो वो तो देखो 7 आ जाएगा। अब 352 माइनस 32 का अगर आप 7 में गुणा करेंगे तो ये आपके पास देखो 224 आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास 128/7 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो आपने देखा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है वो आपने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, मतलब देखो इस वाले का, जो यहां पर देखो मैंने इसको ऐसे बनाया है। अब आपको तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना था और आप जानते हैं बिल्कुल सिमेट्री है, समरूपता इसलिए है या बोल सकते हैं सममिति है। क्यों? क्योंकि देखो ये वर्ग के केंद्र जो शीर्ष हैं इनको ही केंद्र मानकर बोला गया और दोनों आपके पास त्रिज्याएं समान ही थी, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो वृत्त आपने चतुर्थांश बनाए हैं। तो इसलिए आपको जब पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसका 2 गुना कर देंगे। तो यहां से अब आप देखो लिखोगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 128/7। तो देखो आप इसे 256/7 आसानी से लिख सकते हो, ये आपके पास 8 है। तो ये 256/7 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। आप चाहें तो इसको दशमलव में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का ये फाइनल उत्तर हो जाएगा।